हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने अल्कोहल फिनोल ईथर के 3 पार्ट कर लिए सक्सेसफुली। पूरी एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस, सारी की सारी मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए। आज है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर का लास्ट पार्ट, मतलब 4th पार्ट, जिसके अंदर हम ईथर की रिएक्शंस, ईथर बनता कैसे है और फिनोल की कुछ बची कुची रिएक्शंस है हमारी, वो वाली करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी रिएक्शंस है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। उसके अंदर भी कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब फिनॉल के अंदर क्या होता है? ये है फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल के पास है OH ग्रुप। अब OH में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है बेटा? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या काम करेंगे? ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। मतलब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसा कि आपको पता है कि बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जिसके पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? प्लस एम या प्लस आर की तरह। किसकी तरह बेटा? प्लस एम या फिर प्लस आर, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रेजोनेटिव इफेक्ट। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसके अंदर? बेंजीन रिंग के अंदर। जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है, मतलब रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आएगा कहां पे? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर डेल नेगेटिव, पैरा पोजीशन पर डेल नेगेटिव, वापस ऑर्थो पोजीशन पर डेल नेगेटिव। ठीक है। तो जब ये डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करेगा, H+ आके अटैक करेगा, अटैक कहां करेगा? जो NO2+ बनेगा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा भाई? NO2+। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। वो उसके पास दो ही चांस है आके अटैक करने के, या तो कौन सी पोजीशन पर बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। क्यों? वही तो है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए ही क्या? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अटैक किया इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इससे क्या बन गया? OH NO2। ये तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और साथ में क्या बन गया बेटा? OH पैरा पोजीशन पर। इसका नाम क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है बेटा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हम ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। ये याद रखना, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। अब बात करते हैं कौन मेजर और कौन माइनर। तो मैं पहले बात करता हूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। तो जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये आपकी बेंजीन रिंग, ये रहा OH और ये रहा आपका NO2 ग्रुप। तो ध्यान से देखना, NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन है और OH का जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, सेम अपने ही घर में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है। और अगर पैरा वाली पोजीशन वाली है तो पैरा वाली को हम कैसे बोलेंगे, कैसे दिखाएंगे? ये हो गया OH, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, वापस दूसरा मॉलिक्यूल एक और OH का। तो यहां का जो हाइड्रोजन है और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे वापस क्या जुड़ जाएगा? NO2। इसकी अलग वापस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इस हाइड्रोजन की वापस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इस वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ हमारा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर में बनती क्या है? चिलेट रिंग बनती है। क्या बनती है बेटा? चिलेट रिंग। चिलेट रिंग क्या होती है? रिंग ऑफ एटम्स जो अपने आप में कंपाउंड को क्या बना सके? स्टेबल बना सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। तो इस रिंग में कितने एटम है? ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 4। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। कितने मेंबर की है चिलेट रिंग? ये 6 मेंबर की चिलेट रिंग है। अब बात कर लेते, ये रिएक्शन किसके साथ परफॉर्म हुई बेटा? फिनॉल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब बात कर लेते फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराऊं तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराऊं तो यहां पे क्या बनेगा? ऑर्थो पे भी नाइट्रो
पैरा पे भी नाइट्रो और ऑर्थो पे भी नाइट्रो। लेकिन ये अच्छा इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को मैं क्या बोलता हूं? पिक्रिक एसिड। क्या बोलता हूं बेटा? पिक्रिक एसिड। लेकिन ध्यान सुनो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाना फिनॉल का, इसका यील्ड जो होता है बहुत कम होता है। मतलब हमें ये जो पिक्रिक एसिड है बहुत कम अमाउंट में प्राप्त होता है। किस अमाउंट में? बहुत कम अमाउंट में। यहां मैं लिख देता हूं किस अमाउंट? यील्ड में, पुअर यील्ड। अगर मेरे को अच्छी यील्ड चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पिक्रिक एसिड प्राप्त करना है, तो मैं क्या करूंगा? फिनॉल की रिएक्शन सीधी कराऊंगा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहां पे क्या होगा? फिनॉल SO3H, यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। मैंने अभी बताया आपको, देखो जब OH इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज आएगा। वहीं पे आके क्या कौन अटैक कर सकता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? SO3H, यहाँ पे और यहाँ पे। और इसके अंदर अगर मैं वापस डाल दूं क्या? कंसंट्रेट HNO3, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? ये कन्वर्ट कर देता है उसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल में। इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को हमने क्या बोला था? पिक्रिक एसिड। और ये हमारी अच्छे अमाउंट में प्राप्त होता है, हमको अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, ताकि हम अच्छी तरह से आगे इसका यूज कर सके। ठीक है बेटा? अच्छे अमाउंट प्राप्त करने के लिए हम क्या डालेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। और अगर खराब यील्ड में थोड़ा कम अमाउंट में प्राप्त करना है तो हम सीधा क्या डाल देते हैं? फिनॉल के अंदर ही कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बनता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल बनता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? मैं लिख देता हूं, पैरा वाला जो है हमारा वो कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो वाला कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? माइनर प्रोडक्ट। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगली हमारी रिएक्शन है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन दो पार्ट में होती है। पहला है मोनोब्रोमिनेशन, दूसरा है ट्राइब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन के लिए हम लेते हैं Br2। क्या लेते हैं बेटा? Br2। अब Br2 कैसे टूटेगा? एक ब्रोमीन टूटेगा पॉजिटिव में, एक ब्रोमीन टूटेगा नेगेटिव में। पॉजिटिव वाला ब्रोमीन जो किसकी तरह काम करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको पता है फिनॉल के ऊपर OH ग्रुप है, वो इस रिंग को क्या कर देता है? इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। किससे? ताकि इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो रिंग क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक्टिवेट हो जाती है। तो जो आगे वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो आके किस पे अटैक करता है? बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे ही फिनॉल इसको OH ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कहां इलेक्ट्रॉन आते हैं? ऑर्थो पर, पैरा पर और पैरा पर। तो यहीं पे आके आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। कौन? Br पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट हमने कौन कौन सी लिए? Br2 के साथ में CH2, CH, Cl3, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये वाले सॉल्वेंट कौन से होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब रिएक्शन कैसे होगी? ये रहा मेरा फिनॉल। अब फिनॉल के ऊपर पहली बार में ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा अपने यहां पे? Br। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और दूसरी बार पैरा पोजीशन पर इसका नाम क्या है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। कौन सा मेजर? वो आपको पता ही है। मेजर कौन है? हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है। और ये दोनों ग्रुप क्या है? दूर दूर है, रिपल्सन बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई ये मेजर प्रोडक्ट है। कौन सा वाला? अपना पैरा वाला। ठीक है? अब बात करते हैं ट्राइब्रोमिनेशन रिएक्शन की। जब जो आपका फिनॉल है वो Br2 के साथ में अगर पानी हो, पानी किसकी तरह काम करता है? एक पोलर सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा? पोलर सॉल्वेंट की तरह। जब पानी पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारे जो ब्रोमीन है Br इलेक्ट्रोफाइल, वो जाके कहां अटैक कर देता है? दोनों ऑर्थो पोजीशन एक्वायर कर लेता है और एक साथ है पैरा वाली भी। तो मैं बना देता हूं, ये फिनॉल, यहां पे ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन और यहां पर भी ब्रोमीन। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम बेटा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये रिएक्शन है हमारी रिएक्शन नंबर 3 जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन से पहले एनसीईआरटी 2 लाइनें लिखती है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो एनसीईआरटी लिखती है कि जो हमारा फिनॉल है, जब ये रेजोनेंस करके हाइड्रोजन अपना डोनेट कर देता है और साथ में क्या बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या बना लेता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन O-। ये क्या है, फिनॉल, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। एनसीईआरटी बोलती है इन दोनों में से जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल। किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्या बोलती है एनसीईआरटी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो आपका फिनॉल है और जो फिनॉक्साइड है, इन दोनों में से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है किसकी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि हम अगर मैं कंपेयर करूं OH ग्रुप की और O- ग्रुप की, दोनों में से प्लस M इफेक्ट ज्यादा अच्छा किसका है, O- का। किसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, O- का। O- जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, जल्दी नेगेटिव जनरेट होंगे, जल्दी आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लेना। अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आके कौन अटैक करेगा, NaOH। यहां पे आपको H दिख रहा है, यहां से OH, क्या निकल जाएगा, पानी। ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, O- और Na+। क्या बन जाएगा, O- और Na+। यहां से फिर यहां पे आपको H दिख रहा होगा, सर बेंजीन के हर कार्बन पे एक H होता है, यहां से H निकलेगा, यहां पे कौन अटैक करेगी, CO2। कौन अटैक करेगी बेटा, CO2। अब जैसे ही CO2 ने यहां पे ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया और ये हाइड्रोजन जाके किस पे अटैक कर लेगा, यहां पे O- पर। किस पे अटैक करेगा बेटा, O- पर। यहां पे अटैक कौन करेगी, CO2, और Na+ किसके पास आ जाएगा, CO के पास, CO2 के पास। ठीक है, तो कुछ क्या मामला हुआ, ध्यान से देखो। यहां पे तो कौन, यहां पे कौन चला गया, H किसके पास चला गया, O- के पास। तो यहां पे हो गया OH। यहां पे जो सोडियम था वो, यहां पे किसने अटैक किया, मैंने आपको बताया CO2 अटैक करेगी ऑर्थो पोजीशन पर, Na+ आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, CO2 के साथ, तो COONA। और लास्ट में किसके साथ रिएक्शन होगी, ये जो दिख रहा है सेकंड वाला पार्ट H+, इसके थ्रू क्या बन जाएगा बेटा, OH, और यहां पे COOH। इसका नाम क्या है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है बेटा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन समझ आई आपको। अगली रिएक्शन पे चलते हैं, हमारे राइमंड-टिमन रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो किसकी प्रेजेंस में होती है, फिनॉल के साथ मैं करवाता हूं क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन। तो ध्यान से सुनो, जब फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म NaOH रिएक्शन करते हैं, यहां से तो आपको पता चल गया OH और H क्या बनेगा, O- और Na+, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान से देखो, यहां पे बेंजीन के हर कार्बन पर H होता है, यहां से H और यहां से क्लोरीन। कहां से, यहां से H और यहां से क्लोरीन। अब क्या बन जाएगा, CHCl2। क्या बन जाएगा यहां पे, CHCl2। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। यही इंटरमीडिएट कंपाउंड आगे जाकर किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। अब कैसे रिएक्शन करेगा, ध्यान सुनो। ये रहा आपका O-, ये जो 2 Cl दिख रहे हैं, दोनों Cl कौन लेके चल जाएगा, दो यहाँ पे NaOH आके रिएक्शन करेंगे, 2 Cl दोनों सोडियम के साथ चल जाएंगे, तो 2 NaCl का सॉल्ट निकल जाएगा। तो इस CH की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2। जैसे ही CH की 2 वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे कितने OH आके अटैक करेंगे, 2। वापस सुन लो, CHCl2 के पास कितने क्लोरीन, 2। 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक करें, 2 सोडियम जो है दोनों Cl को लेके निकल जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 2 हाइड्रोक्साइड, दोनों हाइड्रोक्साइड जाके किस पे अटैक करेंगे, CH पर। तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे CH, OH और OH। अब जैसे एक कार्बन, हमारी एनसीईआरटी बोलती है एक कार्बन में 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप उस कंपाउंड को क्या बना देते हैं, अनस्टेबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कंपाउंड को क्या बना देते हैं, अनस्टेबल। तो यहां से दोनों हाइड्रोक्साइड ग्रुप में से क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर। तो मैं यहां से OH और हाइड्रोजन निकाल के यहां से क्या निकल जाता है, वाटर। यहां पे अब क्या बन जाएगा, O- Na+,
साथ में क्या बन गया, CHO, क्या बन गया, CHO। अब अगली रिएक्शन में कौन आएगा, H प्लस आ गया, अटैक किसके ऊपर करेगा, यहाँ पे OH माइनस के पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास OH और यहाँ पे CHO। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपकी दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहली कोलबे रिएक्शन, दूसरी डाइमर-टीमान रिएक्शन। डाइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है O Na CHCl2, दो NaOH के साथ रिएक्शन होगी, दो Na दो क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, एक CH के पास दो हाइड्रोक्साइड बच जाएंगे। एनसीईआरटी बोलती है एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप अनस्टेबल बनाते हैं, तो यहां से पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CHO। H प्लस आएगा, अटैक करेगा O माइनस के ऊपर, लास्ट में क्या बन जाएगा, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। 2 से 3 बार बोर्ड में अंदर पूछा गया है, इतना नोट करो। फिर आगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जब फिनॉल आपके जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक जो दिख रहा है वो यहां से फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन ग्रुप है उसको लेके चल जाता है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। क्या बचेगा बेटा, बेंजीन। और यहां से और क्या निकल जाएगा, साथ में जिंक ऑक्साइड। अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिनॉल का धीरे 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 ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लग जाता है जब वो रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ या फिर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। किसके साथ बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। धीरे 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 ये कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स बन जाता है जिसका हम नाम बताते हैं बेंजोक्विनोन। कैसे, क्या नाम बताता है बेटा, बेंजोक्विनोन। धीरे धीरे फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये फिनॉल है, यहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसी का नाम क्या है बेटा, बेंजोक्विनोन। क्या नाम है बेटा, बेंजोक्विनोन। आगे बात समझ में, अभी तरह लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम ईथर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और हाँ बच्चों, अब बात कर लेते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में से अपना जो लास्ट पार्ट है ईथर। ईथर बनता कैसे है, ईथर की केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर। इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर। मैंने यहां पे ले लिया दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल। क्या ले लिया बेटा, इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले H प्लस का अटैक होगा, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, वापस अल्कोहल का, और सबसे लास्ट में डीप्रोटोनेशन के। ये 3 स्टेप पाए जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म कितने प्रोसेस में खत्म होती है बेटा, 3 स्टेप्स में खत्म होती है। और मैकेनिज्म कौन सी है इसकी मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन वाली। कौन सी मैकेनिज्म है बेटा, SN2 रिएक्शंस वाली। क्या क्या काम आता है इसके अंदर, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर। क्या बनता है बेटा, डाई इथाइल ईथर। साथ में किसका रिमूवल हो जाता है, वाटर का। तो आ जाओ, अब इसके जो मैकेनिज्म के 3 स्टेप है वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जो ग्रुप है OH उसके ऊपर किसका अटैक होगा, प्रोटॉन का, और वो जाके उससे जुड़ जाएगा। तो ध्यान सुनो, मैंने यहां पे ले लिया H प्लस। क्या लिया, H प्लस। H प्लस किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, इसमें से एक लोन पेयर डोनेट हो जाएगा किसको, इस H प्लस को। क्या बन जाएगा यहां से, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, H प्लस को, और H प्लस आगे इससे जुड़ गया। अब H प्लस आगे जुड़ गया, जो अटैकिंग स्पीशीज होती है, जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही आगे किसके ऊपर दे देता है, वो कंपाउंड के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन गया बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब मैं एक मॉलिक्यूल और लूंगा इथाइल अल्कोहल का, वापस किसके ऊपर अटैक कराऊंगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। अब यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके अटैक किसके ऊपर करेंगे, इस CH2 के ऊपर। यहां पे OH2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे, ऐसे।
ठीक है, ये CH2 के ऊपर जाके अटैक करेंगे और यहां से ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लेके कौन चल जाएगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ताकि उसकी ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटाया जा सके। अब पॉजिटिव चार्ज हटाना क्यों है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको शोभा नहीं देता, मतलब उसको अनस्टेबल बना देता। अपनी स्टेबिलिटी को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये अपने कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता, ताकि वो अपने आप में किसके रूप में निकल जाए, पानी के रूप में निकल जाए। तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान सुनो, CH3 CH2O, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में हाइड्रोजन पहले से ही है और साथ में और आके क्या जुड़ गया, CH2 CH3, यहां तक ठीक। याद है कि ये तो निकल गया पानी के साथ, पानी यहां से बाहर हो गया, ठीक है। अब जैसे ये पानी यहां से बाहर हो गया, अब लास्ट प्रोसेस है हमारा डीप्रोटोनेशन का। कौन सा प्रोसेस है बेटा, डीप्रोटोनेशन। किसका होगा, उसका। तो CH3 CH2 OH पॉजिटिव, साथ में CH2 CH3। अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल बना देता है। तो यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और अपनी स्टेबिलिटी को वापस क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा और H+ यहां पे बाहर निकल जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 और साथ में H+। इसी का नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है बेटा, डाई इथाइल ईथर। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट की जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हमारी एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि जो आपका इथाइल अल्कोहल है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल। क्या बोल सकते हैं बेटा, इथेनॉल। इथेनॉल जब कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन पर रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनता है, इथीन। क्या बनता है बेटा, इथीन। जो हमने बात की थी पार्ट 2 में, जो कौन सा वाला मैकेनिज्म थी, इवन एलिमिनेशन। कौन सी मैकेनिज्म थी बेटा, इवन एलिमिनेशन। उसके अंदर क्या बन रहा था, यहां पे इथीन गैस, या फिर अगर नॉर्मल बोलूं तो मैं क्या बन रहा था, एल्कीन। लेकिन वही इथाइल अल्कोहल अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। क्या बनेगा बेटा, डाई इथाइल ईथर। नाम क्या है इसका, डाई इथाइल ईथर। इसकी मैकेनिज्म कौन सी, SN2 मैकेनिज्म। इसकी कौन सी मैकेनिज्म बेटा, SN2 मैकेनिज्म, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली मैकेनिज्म। ये दोनों ए और बी के फॉर्मेट में बहुत बार पूछा गया है बेटा, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ए और बी के फॉर्मेट में। इथाइल अल्कोहल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल दे दिया, यहाँ पे ए और बी लिख दिया, या फिर इन दोनों को चेंज कर दिया। एल्कीन किससे बन रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 इधर भी है, कंसंट्रेट H2SO4 इधर भी है। इधर 443 केल्विन है, इधर 413 केल्विन है। एक से डाई इथाइल ईथर बन रहा है और एक से एल्कीन बन रही है। इधर नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अगली रिएक्शन है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं एल्किल हैलाइड, एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहां से देखो, एल्किल हैलाइड कैसे टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में। यहां से सोडियम कैसे टूटेगा, पॉजिटिव में, और ये पूरा ग्रुप कैसे टूटेगा, एज ए नेगेटिव। सोडियम, ये एल्किल हैलाइड वाला जो पार्ट है वो जाके किससे अटैक करेगा, सोडियम पे, और ये जो O- दिख रहा है ये जाके किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे R पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, ईथर ROR-, और यहां से क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। ये हमारी मैकेनिज्म है किसकी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। वापस सुन लो, ये कैसे टूटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्किल। हैलाइड टूटा नेगेटिव में, एल्किल टूटा पॉजिटिव में। RO- टूटा नेगेटिव में और सोडियम पॉजिटिव में टूटा, क्योंकि ये तो आयनिक पार्ट है। ठीक है, अब ये हमारा मेथड जो है वो ओनली एप्लीकेबल है कब, कहां तक, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हैलाइड तक। कहां तक एप्लीकेबल है, सिर्फ प्राइमरी हैलाइड तक। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड ले लेता हूं तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन की जगह पे क्या होने लग जाता है, वहां पर एलिमिनेशन होने लग जाता है, और एलिमिनेशन से क्या बन जाती है, वहां पर एल्कीन बन जाती है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी हैलाइड लूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, ईथर। और अगर मैं सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड ले लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर क्या बन जाती है बेटा, एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, जिससे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लेके बता देता हूं आपको। पहले मैंने लिया प्राइमरी हैलाइड, उसके बाद मैंने लिया टर्शियरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड कैसे टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पूरा कैसे टूटेगा, O माइनस और Na प्लस, ये Na प्लस किसके साथ निकल जाएगा, Br माइनस के साथ, और यहां से क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3O CH3, क्या बन जाएगा, CH3। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। मैं यहां सीधा लिख देता हूं, ईथर बन गया। ठीक है, जब मैंने क्या लिया था, प्राइमरी हैलाइड। अब बारी किसकी, टर्शियरी हैलाइड की। टर्शियरी हैलाइड कैसे टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सेकंड में यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट टूटा, यहां पे जो तीन बल्कि ग्रुप दिख रहे हैं, CH3 CH3 CH3, इनके स्टीरिक फैक्टर की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव न टूटकर यहां से सोडियम सीधा किसको लेके जाएगा, इस ब्रोमीन को। यहां से कौन लेके जाएगा, सोडियम इसको, ब्रोमीन को। और यहां से CH3 जो दिख रहा है आपको, CH3, इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, CH2 और हाइड्रोजन, ऐसे लिख दिया। इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हुई बीच वाले कार्बन की, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री होगी। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो कैसे निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, तो H+ के फॉर्मेट में। H+ जाके किसके साथ अटैक करेगा, इस पूरे OCH3 माइनस के साथ में। तो यहां से कौन निकल जाएगा, मिथेनॉल। इस CH2 वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई। जैसे ही इन दोनों की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों को मौका मिला, दोनों ने आपस में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। वो वाली मैकेनिज्म कौन सी, हमारी एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी। ठीक है, और देख लेते हैं तो कैसे होगा ये, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां से और क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में क्या निकलेगा, मिथेनॉल। क्या निकल जाएगा बेटा, मिथेनॉल। तो यहां पर हमारी क्या बन रही है, एल्कीन, ड्यू टू कौन सा रीजन, रीजन बताओ। एल्कीन क्यों, एल्कीन बनने का रीजन क्या है, स्टीरिक फैक्टर की वजह से तीन CH3 ग्रुप, वो जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पे हमारी कौन प्रेफर करती है, ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, एलिमिनेशन रिएक्शन को ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सेम जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो वो भी ईथर बना सकता है। कैसे, ध्यान सुनो। जब ये रहा हमारा क्या, फिनॉल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है यहां पर, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस और Na प्लस, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। अब यहां पे एल्काइल हैलाइड कैसे टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये O माइनस आके किसके ऊपर अटैक करेगा, R प्लस के ऊपर, सोडियम प्लस आके किसके ऊपर अटैक करेगा, X माइनस के ऊपर। यहां से क्या बन जाएगा हमारा, OR। क्या बन जाएगा, OR। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। तो यहां पे हमने देखा फिनॉल भी हमारा ईथर बना सकता है। और एक मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की। एक आपने बात की थी ईवन रिएक्शन की, और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जैसे नाइमेटिमान वगैरह। उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कब होती है, ओनली एंड ओनली किस पर, प्राइमरी हैलाइड पर। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड ले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। क्यों, ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर। इतना नोट कीजिए। फिर अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी में ईथर की दो प्रॉपर्टी आती है, पहली आती है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइल करके कंपाउंड को तोड़ना। उस कंपाउंड को तोड़ना और मुश्किल होगा जिस कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग करने में और दिक्कत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, उसको गलाने के लिए और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपाउंड के पास ब्रांचिंग है बहुत ज्यादा, CH3 की ऐसी ब्रांचिंग हो गई मिथाइल की, तो उस ब्रांचिंग को तोड़ना बहुत आसान है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स हो कंपाउंड के अंदर, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो कंपाउंड का। और कम कब हो जाता है, जब जब कंपाउंड के पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैंने लिया यहाँ N-पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे लिया डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे लिया ब्यूटेनॉल। अब जो आपका अल्कोहल होता है, ईथर और अल्कोहल,
एल्कोहल के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके साथ? पानी के साथ। एल्कोहल के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं लिख देता हूं, एल्कोहल के पास क्या होती है? H बॉन्डिंग होती है, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन ईथर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एल्कोहल तो क्या करता है? पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन ईथर ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो सो दैट एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे? ईथर से। तो मैं लिख दूं, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है वैसे भी, किससे? ईथर से। और ये तो अब नॉर्मल चेन है, इसमें कोई ब्रांच है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट वैसे भी ज्यादा है, तो नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। एनसीईआरटी बोलती है जो ईथर के जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर जैसे डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ये छोटे छोटे ग्रुप है, ये जो क्या करते हैं? पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेते हैं, और जैसे ही पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेते हैं तो ये पानी में क्या हो जाता है? सॉल्युबल। क्या हो जाता है बेटा? सॉल्युबल। आपको पता है जैसे ये R ग्रुप है, ये वाला कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट, पानी से दूर भागने वाला पार्ट। अब मैंने यहां ले लिया डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर, बीच में ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है? हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन से क्या कर लेंगे? ये H बॉन्डिंग, ये वाला भी H बॉन्डिंग, इन दोनों ने क्या कर लिया? यहाँ पे H बॉन्ड बना लिया। जैसे ही H बॉन्ड बना लिया, ये दोनों क्या हो गए? पानी में सॉल्युबल हो गए। लेकिन अगर बड़ा ईथर आ गया, डाई प्रोपाइल, डाई ब्यूटाइल, वो आ गया, तो वो सॉल्युबल होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें के अंदर क्या आ जाता है? स्टीरिक फैक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है, जिसके कारण से वो पानी से क्या होने लग जाता है? दूर भागने लग जाता है बहुत ज्यादा तरीके से, जिसके कारण से वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ये दोनों मैंने आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी कवर कर। अब बात कर लेते हैं ईथर का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। अगर ईथर के अंदर ये वाला बॉन्ड टूटे तो कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? तो वो रिएक्शन होती है हमारी हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो अगर ये एल्किल का ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, ये लोन पेयर किसको डोनेट होंगे? H प्लस को। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अगर आपका ये एल्किल और ये एल्किल डैश, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बन है, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 डिग्री कार्बन है, और अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या क्या बोला मैंने? अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बन, रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 डिग्री कार्बन, और अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो हमारी रिएक्शन होगी कौन सी? SN1 वाली। और SN1 किसको फेवर करता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ हैलाइड लेके निकल जाता है, टर्सरी हैलाइड बना देता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हमारी रिएक्शन किसको फेवर करेगी? SN2 को। SN2 को जैसे जिसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन हो जाती है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। और ये मैंने लिया इथाइल मिथाइल ईथर, H प्लस के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? CH3, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन, CH2, CH3। ठीक है। यहां पर अब ना तो ये हमारा पॉजिटिव वाला जो ये वाला अगर मैं कार्बोकैटायन मानूं, ना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर इसको मानूं, ना तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो कुछ नहीं होगा। चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, मैं यहां से ले लेता हूं, इसको बाहर निकाल देता हूं, और जो अगली रिएक्शन और किसकी फेवर में हो जाएगी? जो आयोडीन माइनस है। जैसे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? HI के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रही है बेटा? HI के साथ। H प्लस पहले आके अटैक किया, जिसने क्या बना लिया? प्रोटोनियम आयन बना लिया यहाँ पे। अब आगे अटैक कौन करेगा? आयोडाइड माइनस। अब रिएक्शन कौन सी फेवर में चलेगी? SN2। क्यों चली? क्योंकि ना तो ये वाला कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ना ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। आयोडाइड जाके किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर। यहां से क्या बन जाएगा? CH3I और साथ में CH3 CH2OH। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना तो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, स्टेबलाइज तो बनने का चांस ही नहीं। ना ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ना ये टर्सरी कार्बोकैटायन। अगला ये वाला एग्जांपल लेते हैं। आओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको डोनेट होंगे, क्या बनेगा? यहां से CH3 कार्बन, CH3 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन और CH3। अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये तो ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना ये टर्सरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान से सुन लो,
इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और हमने कंडीशन लिखी थी टर्सरी कार्बोकेटाइन हो या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो रिएक्शन कैसे चलेगी, SN1 रिएक्शन। कैसे चलेगी बेटा, SN1 रिएक्शन में टर्सरी कार्बोकेटाइन हैलाइड को लेके जाएगा। तो यहां से ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां से एक सेकंड है, यहां से क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH3, ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसके ऊपर आके कौन अटैक करेगा, आयोडाइड माइनस, रिएक्शन कौन सी चलेगी, SN1। तो अब यहां से क्या बन गया CH3 CH3 आयोडाइड और साथ में क्या निकल जाएगा, मिथेनॉल। क्या निकल जाएगा बेटा, मिथेनॉल। आई होप आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। ये रिएक्शन थी HI की प्रेजेंस में। अगर मैं रिएक्शन में एक्सिस ऑफ HI डाल देता हूं तो रिएक्शन कैसे चलेगी, कुछ नहीं होगा, दोनों में से पानी निकलेगा और दोनों आयोडाइड बन जाएंगे, H और I। और यहां पे लूं तो H और I, ये ऐसे टूटेगा, ये वाला ऐसे टूटेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक तो मिथाइल आयोडाइड, एक बन जाएगा इथाइल आयोडाइड और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। आई होप आपको एक क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड समझ में आया होगा। वापस बता देता हूं, अगर ये R और R' वाले ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हुए तो रिएक्शन चलेगी हमारी SN1, नहीं तो हमारी रिएक्शन चलेगी SN2। ये वाला SN2 का एग्जांपल, ये वाला SN1 का एग्जांपल। अगर एक्सिस ऑफ HI में हुई तो दोनों के दोनों टूट जाएंगे, पानी निकल के साथ में क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें बेंजीन के ऊपर ये OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम क्या है, एनिसोल। क्या नाम है बेटा, एनिसोल। अभी जो OCH3 ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो किसकी तरह काम करता है, +M ग्रुप की तरह। वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब वो क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन मेजरली कौन सी पोजीशन पर जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएंगे। अब रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, M ग्रुप आया, +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की, रिंग को एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कहां पे, मेनली ऑर्थो और पैरा पर, और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक भी क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। पहली रिएक्शन लेते हैं हम, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl, कौन आएगा अटैक करने, CH3+, कहां पे अटैक होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये मैंने लिया OCH3, पहली बार CH3 ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार CH3 पैरा पोजीशन पर। इसका नाम क्या है, 2-मिथॉक्सी टोलुइन, और इसका नाम क्या है, 4-मिथॉक्सी टोलुइन। आपको पता चल ही गया होगा, दूर दूर ये दोनों ग्रुप OCH3 और CH3 के दूर दूर होने की वजह से आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला माइनर। अब अगर आगे ये CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, इथेनॉइल क्लोराइड, वो आके अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, OCH3 और यहां पे COCH3, यहां क्या बन जाएगा, COCH3, और पैरा पोजीशन पर OCH3 और यहां पे आके क्या बन जाएगा, COCH3। ये वाला मेजर क्यों है, क्योंकि COCH3 और OCH3 दोनों ग्रुप दूर दूर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और उसका नाम क्या है बेटा, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हम आपकी कौन सी, एनहाइड्राइड AlCl3 वाली CH3Cl की प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड AlCl3 वाली इथेनॉल क्लोराइड के प्रेजेंस में, दोनों कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऊपर वाली का नाम है अल्काइलेशन, नीचे वाली का नाम है असाइलेशन। क्या नाम है, असाइलेशन। ठीक है, जिसमें पैरा मेजर बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन पर।
Br2 आके जुड़ेगा, मैंने आपको बताया था Br और Br एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम माननी पड़ेगी, दूसरे की ज्यादा, तो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, कहां क्या अटैक होगा, OCH3, ऑर्थो पर Br और OCH3 पैरा पर Br। कौन ज्यादा स्टेबल, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल क्योंकि दूर दूर है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में कौन आगे अटैक कर रहा है, HNO3 और H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा यहाँ पे, मेनली NO2 प्लस। कहां पे आगे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। करवा दो अटैक, OCH3 NO2 और OCH3 NO2। ये वाला पैरा प्रोडक्ट, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि दोनों दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पे ये मैंने रिएक्शन देख लिया, आपकी पैरा वाली ज्यादा स्टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। एक तो फिनॉल में आई थी, एक इस ईथर वाले में आई। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। अगर आपको ये चैप्टर के चारों पार्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट रहेगा हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।